Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Mojay Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of Hindu newspaper of 8th of May 2024. तो आज भी हम लोग कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे कि कैसे उन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग यूपीएससी जर्नी में मदद ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टर्न ले रही है। ठीक है। और जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा होगा उसके थ्रू तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इजरायली फोर्सेस ने राफा पे अटैक कर दिया है, फलस्तीन पे अटैक कर दिया है। मतलब वो जो इनकी एक पीस ट्रीटी चल रही थी जिसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, वो पीस ट्रीटी का आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। सेकंड आर्टिकल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। इस आर्टिकल को हम लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करेंगे। थर्ड है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यूके जो है, जहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, ऋषि सुनक। उन्होंने, उनके देश में क्या नियम है कि वहां जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको उठा के ये लोग रवांडा डिपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि उसका क्या सीन है। और लास्ट में है कि हमारे पुतिन जी ने फिर से प्रेसिडेंटशिप की शपथ ले ली है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा ये देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूज, इजरायली टैंक्स ने अटैक कर दिया है गाजा के ऊपर, और जो राफा का बॉर्डर था उस वाले इलाके को कैप्चर कर लिया है इसराइल ने। इसराइल हैज कैप्चर्ड द एरिया। दैट मीन्स द negotiation deal which was on a bottleneck, we don't know what will happen to that। हमें नहीं मालूम है कि उस नेगोशिएशन डील का आगे क्या होना है, क्योंकि अब वो डील फंस चुकी है। अब भाई एक तरफ हमास नेगोशिएशन की बात कर रहा था, बट आपने तो तुरंत अटैक लॉन्च कर दिया। आपके सारे एलाइज, आपके सारे जो भी वेल विशर कंट्रीज है वो सब मना कर रहे थे, फिर भी आपने अटैक लॉन्च किया इसराइल ने। तो अब उस डील का आगे क्या होता है, नो वन नोज। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था कि भाई मत वॉर करना, मत युद्ध करना, मत लड़ाई करना, अभी अटैक मत करो, नेगोशिएशन कर लो। यूएस ने कहा था, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा था इजरायली पीएम नेतन्याहू को मंडे को कि भाई वहां 1 लाख फलस्तीनी लोगों को पहले ही इवैक्यूएट किया गया है, आप वहां मत अटैक करो। 13 लाख लोग उस इलाके में रहते हैं, उधर मत अटैक करो। बट इसराइल तो इसराइल है। ठीक है। स्टेडी स्ट्रीम राफा का जो है उसके वहां पे जो लोग थे वो लोग कैसे वहां से भागेंगे बेचारे, कुछ पैदल भाग रहे हैं गाड़ियों से, या फिर टोंकीज पे चढ़ के भी भाग रहे हैं। ये स्थिति है उनकी। और जो हमास वाले एक्चुअल टेररिस्ट हैं वो वहीं कहीं छिप के अपना अटैक लॉन्च करते हैं। अब यार यहाँ पे तो गलती लोगों की भी है। जब आपको पता है वो टेररिस्ट वहां पे छिपे हैं तो सीधे उनकी खिलाफत करो ना। बट नहीं। खैर, तो हमें अब ये देखना है कि मैपिंग पे राफा है कहाँ। ये जो इलाका है इसराइल का, उससे सटा हुआ जो ये साउदर्न एरिया में बॉर्डर है, ये वाला जो प्रोविंस है ये राफा का इलाका। समझ पा रहे हो, दिस इज राफा। ठीक। और एक दूसरे मैप में मैं आपको और एक चीज दिखा दूं। यहाँ इसराइल है, और ये जो एरिया है ये वाला, ओके, ये राफा का इलाका। ठीक। तो यहाँ पे इसराइल ने अटैक लॉन्च कर दिया है, कैप्चर कर लिया है उस इलाके को। लेट्स सी आगे कौन से करवट ये युद्ध बैठता है, क्या होता है इस युद्ध का आगे, वो हम लोग आने वाले टाइम पे देखेंगे। जो भी अपडेट्स होगी मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। ओके। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये ऐसा लोकेशन है जिस लोकेशन के थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता है। इसराइल के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है, फलस्तीन के साथ, मतलब अरब कंट्रीज के साथ भी ठीक रिलेशन है, फलस्तीन को भी इंडिया सपोर्ट करता है। टू नेशन थ्योरी, हाइपर नेशन थ्योरी पे इंडिया चल रहा है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता कैसा हो, उस बेसिस पे हम लोग अपने आगे के रिश्तों को चला सकें। बस पर विल सी अबाउट इट, जो भी आगे का अपडेट होता है। अब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये हमारे एडिटोरियल में आ जाया था। और इस आर्टिकल का कहना है कि प्लास्टिक सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ ट्रीटीज के बेसिस पे नहीं हो पाएगा। जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज बना के साइन वाइन कर लेते हैं आपस में,
100 150 200 देश बैठ गए, साइन वाइन कर लिया एक ट्रीटी कि हाँ हाँ सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे। भाई ट्रीटी बना के सिग्नेचर कर लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। हमें ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करना होगा, उनको डेवलप करना होगा। अब फॉर एग्जांपल आर्टिकल 20, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, इनको बैन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो बैन हो गया। अब इसका ऑल्टरनेटिव भी तो प्रोवाइड करो। अब सामान लोग कहाँ से लेके आएंगे? हर किसी को आपका कि जूट बैग में लेके आएंगे। हर कोई जूट बैग कितना कैरी करे, पेपर बैग कितना कैरी करे? और पेपर बैग कैरी करेंगे तो कहोगे कि पेड़ कट रहा है, जंगल कट रहा है। जूट बैग महंगा है। तो ऐसा कोई ऑल्टरनेट होना भी तो चाहिए, तब तो लोग जाके शिफ्ट कर पाएंगे ढंग से। ये सारी चीजों पे बहुत अच्छा डिस्कशन है इस आर्टिकल में कहा जाए कि जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है, जो 175 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिल के प्लास्टिक को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, उसका फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो अभी खत्म हुआ है। और गोल क्या है? गोल है कि हमें फाइनलाइज करना है कोई लीगल सिस्टम, लीगल डॉक्यूमेंट लाना है 2024 के एंड तक, जिसके थ्रू हम लोग प्लास्टिक को कर्व कर सके, उसके प्रोडक्शन को कर्व कर सके, उसको एलिमिनेट कर सके, उसके वेस्टेज को कम से कम कर सके, ठीक है, उसका रीयूज हो सके। और कुछ केमिकल्स जो खास करके ज्यादा हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उन केमिकल्स को फेज आउट किया जा सके। ये जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट था वहां के लिए, इस डिस्कशन के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई एग्रीमेंट अभी तक बन नहीं पा रहा है। अब जो अगली मीटिंग है वो साउथ कोरिया के बुसान में होगी। एक वो मूवी भी है, आपने अगर सुना हो तो, ट्रेन टू बुसान, वही वाला बुसान है, ठीक है। यहाँ पे अब अगला निगोशिएशन का दौर होने वाला है कब? नवंबर में। तो अब देखिए वहां पे कि अब क्या होता है। वहां पे निगोशिएशन में लीगल ट्रीटी साइन होती है, सारे कंट्रीज कैसे एक दूसरे के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं, ये तो टाइम बताए। बट अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा इशू है वो है इकोनॉमिक इशू, फिनेंशियल इशू। अब जैसे मैंने बताया कि आप कह रहे हो कि भाई फेज आउट करना है प्लास्टिक को, ठीक है फेज आउट करना है। तो प्लास्टिक की जगह सारे लोग अगर जूट बैग यूज करने लगेंगे तो कॉस्टिंग जो बढ़ेगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं तो एक जूट बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। और भी कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस आइटम हम लोग बनाए तो उसमें कॉस्टिंग लगेगी ना, उस कॉस्टिंग कौन बियर करेगा? ये इशू है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जहाँ पे तेल का प्रोडक्शन होता है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, इंडिया, ईरान, ये लोग हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हार्ड डेडलाइन मत दो आप, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन जो है उसमें प्लास्टिक का यूज भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ये कह रहे हैं हार्ड डेडलाइन आप दोगे तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अफ्रीकन यूनियन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ये सब मिलके कह रहे हैं कि भाई 2040 तक कर दो, ठीक है, 2040 तक हम इसको एलिमिनेट करने की बात करेंगे। ये वहां की बात है। अब अफ्रीकन यूनियन पूरे के पूरे कंट्री नहीं, बट कुछ कोलिशन है अफ्रीकन कंट्रीज, उनका ये कहना है, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज तो कह ही रहे कि चलो 2040 तक कर देना, उसको इफेक्ट दे देना। अब ये तो हुआ इशू उसके इम्प्लीमेंटेशन का, उसकी इकोनॉमी का इम्प्लीमेंटेशन का। अभी तक हमने दो इशू देखा। अब तीसरा इशू है वोटिंग पैटर्न। अगर इस ट्रीटी में वोटिंग कैसे होगा? कंसेंसस बेसिस पे होगा, या फिर कुछ एक एक्स्ट्रा कंट्रीज को वीटो दे दिया जाएगा, या फिर ऑल कंट्रीज को वीटो दिया जाएगा, या फिर सम कंट्री को वीटो दिया जाएगा। अब ये भी एक इशू है ना कि कंसेंसस सारे लोग जब अग्री करें तभी वो कोई भी ट्रीटी इंप्लीमेंट हो पाए, वैसी बात हो, या कुछ देशों को वीटो दे दिया जाए यूएनएससी की तरह, या सारे देशों को वीटो दे दिया जाए। इस पे भी एक बहस चल रही है, ठीक है। और इस बहस में क्या है कि अलग अलग देशों का अलग अलग स्टैंड है। जैसे इंडिया का ओपिनियन है कि जो बाइंडिंग टारगेट है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए जो हम लोग लेने जा रहे हैं, उसमें अवेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग कॉस्ट implication एंड स्पेसिफाइंग एग्रीमेंट्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा
फिनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा दो, टेक्नोलॉजी दो हमें। और वो जो टेक्नोलॉजी हो वो सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। उससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होना चाहिए, और उसका अरेंजमेंट करा के दो। तब हम लोग उस पर सोचेंगे, काम करेंगे। कि ऑब्वियस सी बात है ना यार, हमने इतना प्लास्टिक पॉल्यूशन शुरुआत से नहीं फैलाया है जितना बाकी देशों ने फैलाया है। इसलिए हम हमेशा, कोई भी ट्रीटी होती है, इंडिया यही बात करता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये कॉमन बात हो कि भाई हाँ, हमें कॉमनली प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है, प्लास्टिक को एलिमिनेट करना तो है। बट अब अगर मान लो कि 100 यूनिट प्लास्टिक है जिसको हमें टोटली वर्ल्ड से एलिमिनेट करना है, तो 100 यूनिट में से पहले जो 50 यूनिट थे वो वेस्टर्न कंट्रीज ने किए हैं। अभी के जो 30 यूनिट है वो मान लीजिए कि वेस्ट प्लस इंडिया, सारा जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, इंडिया चाइना, ये सब लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, 10% जो है वो आपके अफ्रीकन कंट्रीज ने किया है, और 10% जो है वो बाकी की दुनिया ने किया है। अब आप कहोगे कि जब इसको फेज आउट करना है तो सारे लोग एक बराबर में करें। ये तो नहीं हो सकता है ना। जब सारे लोगों ने इस्तेमाल बराबर नहीं किया है, तो सारे लोग बराबरी में उसके पैसे क्यों देंगे? उसको फेज आउट करने में अपना पैसा, अपना रिसोर्स क्यों लगाए? वो होता है ना कि अब मान लीजिए 5 लोग खाना खाने किसी ढाबे पे गए। अब उस ढाबे पे खाने 5 लोग गए, लेकिन अब उसमें से 4 लोगों ने ही खाना खाया। ठीक है, एक आदमी का उस दिन व्रत था। और ये जो 2 लोगों ने खाना खाया, इन लोगों ने नॉनवेज खाना खाया, ये जो 2 लोगों ने खाना खाया, इन्होंने वेज खाना खाया। अब क्या आप पांचों से बराबर पैसे ले लोगे? सबके खाने की कॉस्टिंग अलग अलग होगी ना। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो जैसा किया है भाई, वो उस अकॉर्डिंग इस चीज पे एक्शन ले, ऐसा इंडिया का कहना है। और इंडिया अपने लेवल पे इस चीज पे काम कर भी रहा है। जैसे 2021 में वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडेड रूल्स आए थे हमारे, उसमें 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने उस पे इफेक्ट लाने की कोशिश की। प्लास्टिक बोतल्स को बैन किया गया जो 200 ml से नीचे के थे। मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग बॉक्सेस जो जिसमें प्लास्टिक का यूज होता था उनको बैन किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने की है। बट अब वो अलग बात है कि हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने बड़े देश में जब आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हो, कोई रूल बनाते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो, तो जरूरी नहीं है ना कि वो पूरे के पूरे देश में इवेंचुअली बन जाए, इवेंचुअली इम्प्लीमेंट हो जाए। यहाँ पे इशू वही है कि किसी तरीके से पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और कहाँ से इम्प्लीमेंट हो? कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो हम लोग ट्रेन, रेलवे स्टेशन या ऐसे नॉर्मल दुकानों पे पानी की बोतल खरीदते हैं, तो उसको आप कागज में पैक करके तो पानी बेच नहीं सकते ना। जूट में पैक करके तो पानी बेच नहीं सकते ना। उसका ऑल्टरनेटिव तो कुछ निकालो। हम लोगों को लगता है जो पेपर कप में पानी देते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, नहीं। उसमें भी प्लास्टिक की कोटिंग अंदर से होती है। तो हमें उस चीज का ध्यान तो देना पड़ेगा। ओके। ब्राजील, चाइना, इंडिया और यूएस जो है, ये ओवरऑल वर्ल्ड का प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट, ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड यूएस 60% प्लास्टिक वेस्ट का वेस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चार देश मिलकर 60% यूज करते हैं। लेकिन अब उसमें भी पर कैपिटा यूज देखा जाए तो इंडिया उसमें सबसे नीचे आएगा। कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारा पर कैपिटा कम हो जाता है। हमारे यहाँ पे सारे लोग उतना प्लास्टिक कंज्यूम नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि आप जो पॉलिथीन में लेके आ रहे हो सब्जी हर शाम को, वो प्लास्टिक कंजम्पशन है बहुत बड़ा, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा प्लास्टिक से बहुत बड़ा नहीं वो हो रहा है, बट फर्क तो पड़ता है। बट इतना फर्क नहीं पड़ता है जब बल्क प्रोडक्शन है, जहाँ हजारों क्विंटल का प्रोडक्शन है, वेस्टेज हो रहा है क्रिएट। वो सबसे बड़ा इशू है, इंडस्ट्रियल यूजेज सबसे बड़ा इशू। और ये रिपोर्ट निकाली है, ये अर्थ एक्शन है। ठीक है, ये अर्थ एक्शन का ये रिपोर्ट है। ओके। तो इसमें यही बात कही गई है कि किसी तरीके से इसको भाई फेज आउट तो करना पड़ेगा। और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा
इस चीज को अगर हमें प्लास्टिक के सॉल्यूशन को निकालना है, प्लास्टिक प्रोडक्शन के सॉल्यूशन को अगर हमें निकालना है, तो किसी तरीके से हमें प्लास्टिक कम से कम प्रोड्यूस हो, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे में, हमें ये चीज किसी तरीके से समझनी होगी और उस पे अफोर्डेबिलिटी के इशू को लाना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाए और एक नया अल्टरनेटिव मिल सके जिसको यूज करके हम लोग प्लास्टिक को विथ टाइम इलिमिनेट कर पाए, क्योंकि आज के डेट में वो हमारे नॉर्मल यूज का एक सामान बन चुका है। ओके, आइए इस आर्टिकल को देखते हैं। काफी मतलब मजेदार भी है और दुखदाई भी आर्टिकल है, ये अजीब सा आर्टिकल है, क्या बताऊं। इसमें कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम किंगडम जो है देश, लंदन ब्रिटेन, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी ऋषि सुनक जी, जो हमारी, जिसकी हम लोग एक फॉर्मर कॉलोनी भी रह चुके हैं, उस कंट्री ने एक नियम बनाया है क्या, कि कोई भी लोग, ब्रिटिश ऑथोरिटीज डिपोर्टेड एंड असाइलम सीकर, कोई भी वैसा, मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी ने एक असाइलम सीकर को रवांडा भेज दिया है। रवांडा कहाँ है भाई? ईस्ट अफ्रीका में एक देश है, ईस्ट अफ्रीका में एक देश है रवांडा। वहां भी ये लोग उसको भेज दे रहे हैं वॉलेंट्री रिटर्न स्कीम के, वॉलेंट्री रिटर्न स्कीम के थ्रू उन लोगों को रवांडा भेजा गया है। और कहा गया है, और बाकी जो भी और भी लोग वैसे मिल रहे हैं उनको वहां पे भेजा जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूके पार्लियामेंट ने 2022 में एक लॉ पास किया था, एक लॉ पास किया था। उस लॉ में क्या था, कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आ रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन अगर ब्रिटेन के लैंड पे हो रहा है, कोई भी इंडिविजुअल बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर ब्रिटेन के लैंड में घुसता है अनलॉफुल तरीके से, तो उस पर्सन को यूके जो है वो डिपोर्ट करके रवांडा भेज दे। और इसके लिए यूके गवर्नमेंट और रवांडा गवर्नमेंट के बीच में कुछ डील भी साइन हुई थी। इसके लिए यूके गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए थे रवांडा। ओके, तो इस जो लॉ है, इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी थी वहां की सुप्रीम। बट उसके बाद थोड़े दिनों बाद इन लोगों ने फिर से एक नियम निकाला और उसमें वॉलेंट्री रिटर्न स्कीम का एक क्लॉज ऐड किया, और कहा कि जो लोग जाएंगे ना उनको हम पैसे देंगे, रहने का स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे रवांडा में। और उसके लिए पैसे जो है वो होम ऑफिस, वहां का यूके का होम ऑफिस वो देगा, और यूरोपियन रिफ्यूजी फंड से भी कुछ उसमें पैसे जाएंगे। ओके, और बहुत सारा और भी असिस्टेंस इनकी गवर्नमेंट ने इधर उधर से रास्ते खोज के निकाले। और कहा कि वहां पे जो भी उनका बेसिक नीड होगा अराइवल के बाद, कोई रहने की जगह, काम करना, खाना वाना, ये सब हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। इवन वहां पे इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट, माइग्रेंट्स को जो भी और राइट मिलने चाहिए, सेफ पैसेज, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने का एक मतलब तरीका, ये सारी चीजें हम लोग देंगे। ठीक है, or a person is eligible to apply for the services if they have been in UK legally, illegally, overstayed on their visa। मतलब वहां पे जाके आप उन कामों के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप यूके में इलीगली भी रहे हो, वीजा लंबा चल गया, या असाइलम सीख करने आए हो, या फिर आप मतलब कोई भी रीजन हो, या फिर आपका एक लेटर भी है कंफर्मेशन का कि आप मॉडर्न स्लेवरी के एक विक्टिम हो। मॉडर्न स्लेवरी क्या, जो आज के टाइम पे अलग अलग वॉर्स के चलते लोगों का पूरा कंडीशन है, उसी को मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। और दो लिटरल मीनिंग में स्लेवरी भी आज के डेट में भी एग्जिस्ट करती है। इन चीजों के अगर आप हो तो आप वहां पे जॉब सीख कर सकते हो। अब ये जो रवांडा है, ये लो इनकम डेवलपिंग कंट्री है, देखिए कहाँ, मैप पे पहले समझते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। और उससे 4500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर दूर, यहाँ पे ये जो देश है, ये छोटा सा, बड़ा पूरा नहीं, ये जो पूरा ये वाला बस एक ये छोटा सा नेशन है, ये है रवांडा। यहाँ से उठा के कहते हैं, चलो यहाँ पे। और माइग्रेंट्स आ कहाँ से रहे? माइग्रेंट्स मोस्टली यहाँ से, वेस्ट एशियन कंट्री से मोस्टली माइग्रेंट्स आते हैं वहां पे। और उन लोगों को भेज कहाँ दिया जाता है? रवांडा। भाई उससे अच्छा वेस्ट एशिया में रह, रवांडा से तो अच्छी स्थिति। बट हाँ, यहाँ पे यूके जो है पैसे वैसे देता है। ठीक है, रवांडा के बारे में है कि क्या रवांडा सेफ है, तो रवांडा के बारे में क्या लिखा गया है कि यहाँ पे
वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे दुनिया की वन ऑफ द। 13 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। मतलब वो भी बहुत स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्री आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफी ऑथोरिटेरियन है। वहाँ पे मीडिया पे बहुत टाइट कंट्रोल है, ऑपोजिशन पे बहुत टाइट कंट्रोल है। और ये कॉन्गो देश इसके बगल में है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो रिबेल ग्रुप है उसको भी सपोर्ट करती है। और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनका इलीगल डिटेंशन, अनऑफिशियल डिटेंशन, या फिर वो गायब भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में तो उनको मरा हुआ भी पाया गया है। ठीक है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ह्यूमन राइट्स वॉच। और जो रिफ्यूजी वहां पे क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी लाइफ को तो खतरा है ही। ये वहां पे इशू है। और दूसरा इशू है कि 90% लोग जो रिफ्यूजी बन के गए हैं वो 5 कैंप्सों में ही रहे। और उनमें से जो 80% लोग हैं, उन 90% में से उनकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है, इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। ये कहना है यूएनएचआरसी का, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, एचसीआर। ठीक है। बट इसके बाद भी रवांडा ने कहा है कि अगले 5 साल में हम लोग 50,000 माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी आपके पास से, यूके के पास से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितने सारे लोग यूके पहुंच रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये कभी सुना है टंकी मार के जाने वाला? इंडिया से भी बहुत सारे लोग आजकल ये डंकी मार के जा रहे हैं। कनाडा, कनाडा में, यूएसए में, फ्रांस में, यूके में लोग जाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ से वैसे तो कनाडा, यूके, यूएस का ज्यादा चक्कर है। वहां पे जाते हैं लोग इलीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को जलाकर, वहां पे जाके असाइलम मांगते हैं कि भाई हमें असाइलम दे दो, हम लोग अपने देश में असुरक्षित हैं। ये कभी रिसेंटली शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी के नाम से। अगर टाइम मिले तो देखिएगा, इसमें काफी अच्छा बताया गया है। यार, इलीगली किसी देश में जाना बिना वहां का वीजा लिए हुए, बिना वहां का पासपोर्ट लिए हुए गलत है। कोई भी किसी देश में इलीगली जा रहा है वो सीधे सीधे तौर पे गलत है। और हमने बहुत सारे केसेस अभी देखे भी हैं कि जो ये माइग्रेंट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके बस जा रहे हैं दूसरे देशों से, वो वहां जाके बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। खासकर यूएस, यूके की तो हालत और ज्यादा खराब। यूके में ये स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे ऐसे इलाके हो गए हैं जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज का गढ़ हो गया है, पुलिस तक नहीं घुस पा रही है वहां पे। ठीक है। ये एक इशू है और ये एक मेजर इशू है। इंडिया से ही लोग टंकी मार के कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। चलो ठीक है, आप जा रहे हो, लीगल वे से जाना है। 40-50 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो। वहां जाके पता नहीं जिंदगी कैसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। बीच में पनामा के जंगल्स हैं, मेक्सिको बॉर्डर है, गोली मार देते हैं यार लोग सीधे। आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में मर जाते हैं। क्यों जा रहे हो ऐसे? क्या फायदा है अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने? बट खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि ये चीज रवांडा ने कही है। मेरे हिसाब से भाई इलीगल माइग्रेशन गलत है, नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए किसी सरकार को कुछ भी करना हो, वो करना चाहिए। चाहे वो इंडिया में इलीगल माइग्रेशन हो रहा हो, ठीक है, या फिर इंडियंस का किसी और देश में हो, ये तो रुकना पड़ेगा। कहीं पे भी हो, या फिर वर्ल्ड के किसी देश के लोग कहीं और जा रहे हो, उस पे उस देश को पूरा अधिकार है उसको प्रॉपर वे में टैकल करने का। और रवांडा को इससे क्या मिल रहा है? तो रवांडा को पैसे मिल रहे हैं। कितना मिला है अभी तक? 220 मिलियन पाउंड मिल चुका है। और ये 600 मिलियन पाउंड तक चला जाएगा। तो इतने पैसे रवांडा को मिलेंगे। एक अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी पैसे। और वहां के डेवलपमेंट का भी खर्चा उठाएंगे, ऐसा यूके ने कहा है। सेट कर लेते हैं। और वहां के जो रेसिडेंट है उनका कहना है कि हम लोग पैसों के लिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन रिसोर्सेज को एक बेटर चांस मिल सके जीवन जीने का। अब उठा है, इनका ऐसा कहना है। ओके। तो हमने ये रवांडा का, यूके का मैप समझ लिया, माइग्रेशन कैसे होता है ये समझा, डंकी मारने वाली बात समझी। अब चलिए लास्ट आर्टिकल को देखते हैं। देखना क्या है इसमें, बस 2 मिनट एक
समझ लेते हैं कि पुतिन जो है वो फिफ्थ टर्म रशिया के प्रेसिडेंट बन गए, फिफ्थ टर्म। और इनको शपथ किसने दिलाई है, इनका ओथ किसने कराया है? इनका ओथ कराया है ऑर्थोडॉक्स चर्च चर्च के जो वहाँ के फादर हैं, जो हेड हैं, उन्होंने कराया। मतलब आप देखिए, रशिया में भी रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं। हमारे देश में, इंडिया में, रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग। हमारे यहाँ पे जो कोई महंत, कोई मौलवी जाके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को ओथ नहीं दिलाते। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर के केस में प्रेसिडेंट दिलाते हैं। वहां पे अभी भी चर्च किस तरीके से प्रभावी है, और ये लोग हमें, इंडिया को, वेस्टर्न कंट्री सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं। वहां पे अभी भी चर्च किस तरीके से हावी है, आप लोग ये देख। बहुत सारे कंट्रीज, पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है। भाई हम नहीं भेजेंगे क्योंकि आप यूक्रेन के साथ यूज कर रहे हो, देने का मत भेज। और पुतिन का कहना है कि हम लोग यूनाइटेड वी आर अ ग्रेट नेशन, और टुगेदर वी विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स। सारे ऑब्स्टिकल को खत्म करेंगे, युद्ध जीतेंगे, और ये सारी चीजें जो पुतिन कहते हैं वो कहा हो। और वो वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वो एक, आपने भी अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो देखी हो, कि बारिश हो रही थी और कोई मिलिट्री जनरल इनके या आर्म गार्ड के कोई सीनियर ऑफिशियल मरे थे, और भी लोग थे उनके साथ में, सोल्जर्स भी थे। और बारिश हो रही थी, वहां पुतिन बारिश में खड़े होकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इट शोज हाउ अ पावरफुल लीडर शुड बिहेव। और वो बहुत वायरल हुआ था, उस चीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यही है आज का मेजर डिस्कशन। ठीक है। ये प्लास्टिक सॉल्यूशन वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस प्रोस्पेक्टिव से। ये रवांडा वाला जो इशू है, यूके यूके रवांडा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। और बाकी इसराइल वाले आर्टिकल्स पे जो भी अपडेट आएंगी, वी विल अपडेट इट हियर। ओके। तब तक के लिए साइनिंग आउट, ओजय शंकर। कल फिर इसी टाइम पे आप लोगों से मिलता हूँ। ओके। हैव अ ग्रेट डे।